आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य की रीतिकाल की प्रवृत्तियों के ऊपर बातचीत करेंगे। प्रवृत्तियाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रीतिकाल में श्रृंगार, वीर, नीति, भक्ति आदि विभिन्न धाराएं हुई है, परंतु इसमें प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इस कारण इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इस काल में सिर्फ श्रृंगार से संबंधित रचनाएं ही लिखी गई, अन्य धाराएं भी प्रचलित रही, जैसे नीति है, भक्ति है, वीरता से संबंधित आदि रचनाएं लिखी गई। इस प्रकार से रीतिकाल की निम्न प्रवृत्तियां कही जा सकती है। सबसे जो पहली है वह है सामंती अभिरुचि। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला रहा है। इस कारण इस काल का समस्त साहित्य आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुसार भी लिखा गया और इस युग में प्रेम की प्रधानता भी रही है। किंतु रीतिकाल के साहित्य में सामंतकालीन विलास और श्रृंगार की प्रधानता तो है ही। शुक्ल जी ने लिखा है, तुलसीदास सीता के प्रति राम का प्रेम राम को कर्तव्य मार्ग में आगे बढ़ाता है, जबकि रीतिकालीन कवि का नायक अंतःपुर में ही संयोग तथा वियोग की सारी दशाओं का अनुभव करता है। वास्तव में इनके प्रेम के पीछे विलास की इच्छा अधिक है और प्रेम का भाव कम है। इस युग के कवियों का सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं था। दूसरी है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल के सभी कवियों में आचार्य बनने का प्रयत्न किया। रस, अलंकार आदि काव्य अंगों पर ग्रंथ रचना की। इनमें मौलिकता का भी अभाव दिखाई देता है। उन्होंने मौलिकता केवल नए भेदों के नामकरण में ही दिखती है, जैसे केशवदास ने श्रृंगार के प्रच्छन्न और प्रकाश नामक 2 भेद किए। अगली है श्रृंगारिक प्रवृत्ति। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगारिकता का वर्णन किया है। श्रृंगार की ही प्रधानता रही है। श्रृंगार के भाव ने उस युग के धार्मिक साहित्य को भी प्रभावित किया। कृष्ण भक्ति के इस साहित्य में माधुर्य भावना का बहुत प्रचार हुआ है और कृष्ण भक्ति के नाम पर घोर श्रृंगार की भी रचना हुई है। राम भक्ति का मार्ग मर्यादा और भक्ति का मार्ग था। उसमें प्रेम लीलाओं के लिए स्थान नहीं था, लेकिन इस युग में राम भक्ति में भी माधुर्य भाव का कमोवेश प्रवेश हुआ, हालांकि यह बहुत कम हुआ है। अगली प्रवृत्ति है नारी सौंदर्य चित्रण। श्रृंगारकालीन काव्य में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया, जैसा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद ने लिखा है। श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं थी। नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, वह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र भर मानते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से थक कर पुरुष नारी के मधुर अंचल छाया में बैठकर अपने दुखों को भूल जाते हैं। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक रूप, गृहलक्ष्मी, मातृ रूप का निरीक्षण नहीं कर सका। वह तो परकीय नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करता रहा। इस काल में नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। आध्यात्मिकता की आड़ में ही श्रृंगारी कविता नहीं होती थी, वरन स्वतंत्र रूप में भी होती थी। कवि लोग राजाओं की कुत्सित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगार का चित्रण करते रहे। इस वासना तुष्टि का एक दुष्परिणाम भी हुआ कि काम जीवन का अंतरंग साधक तत्व न रहकर बहिरंग साध्य बन गया। प्रवृत्ति है भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण। रीति काव्य में श्रृंगार के विवेचन के साथ साथ भक्ति एवं वैराग्य संबंधी रचनाएं भी लिखी गई।
भक्ति संबंधी रचनाएं तो केवल परंपराओं का निर्वाह करने के लिए लिखी गई। भक्ति का जो रूप हमें भक्ति काल के कवियों में देखने को मिलता है उसका यहाँ अभाव है। फिर भी कभी कभी ये कविगण ईश्वर का स्मरण कर लिया करते थे। रीतिकाल के प्रत्येक श्रृंगारी कवि ने भक्ति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत की है। अतिशय श्रृंगारिकता से उनका मन जब ऊब जाता तो धर्म और भक्ति की ओट में वे अपने मन को बहलाने का प्रयत्न करते होंगे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच है और दूसरी ओर मानसिक चरण भूमि जो इनकी रक्षा करती थी। वास्तव में अत्यधिक श्रृंगारिकता एवं भोग में लिप्त कवियों के लिए भक्ति भावना जीवन को आश्वस्त करने का एक संबल थी, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसीलिए अवसर आने पर वे हरि या राधा को याद कर लिया करते थे। अगली जो प्रवृत्ति है वह है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है। प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में नहीं होता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है। यूं तो रीति काव्यकारों ने 12 मासा षड ऋतु वर्णन आदि का वर्णन किया है। कुछ ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों का लेखन भी किया है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की उनमें अत्यधिक विरलता है। प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नक्शिक की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। कई प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या विशाल काव्य में बहुत कम है। यदि ये सिद्धहस्त कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयत्न करते तो उन्हें अपूर्व सफलता मिलती, लेकिन इसमें वे प्रवृत्त नहीं हो पाई। अगली प्रवृत्ति है आश्रयदाता की प्रशंसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस युग के कवि थे, वे राजाओं के दरबारों में रहते थे और काव्य लेखन किया करते थे। तो राजाश्रय की छाया में काव्य सर्जना करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाता के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा किया करते थे उनकी, और उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव भी प्राप्त होता था। इस कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के नाम पर काव्य ग्रंथ का नामकरण भी कर दिया है। कुछ ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। अगली प्रवृत्ति है मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई है, परंतु अधिकतर कवियों ने मुक्तक शैली को ही अपनाया है। भक्ति युग में ही राज दरबार में मुक्तक शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो चुका था। अकबर के दरबारी कवि रहीम, गंग, टोडरमल, नरहरि आदि श्रृंगारी कवियों के बहुत पहले कवित्व, सवैये, दोहे आदि की रचना कर चुके थे। अगली है प्रवृत्ति ब्रज भाषा का प्रयोग। भक्ति काल से ही काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज रही है। अवधि का प्रयोग भी होता रहा है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज को जो सौष्ठव दिया उसके कारण अवधि की अपेक्षा ब्रज भाषा को ही अधिक व्यापक रूप में अपनाया गया। रीतिकाल का 90% से भी अधिक काव्य ब्रज भाषा में रचा गया। मधुरता ब्रज भाषा की प्रकृति है। ब्रज भाषा में मधुरता है। श्रृंगार वर्णन के लिए कोमलकांत पदावली की भी आवश्यकता होती है। इस भाषा को मधुर और श्रृंगारोचित बनाने के लिए संयुक्त वर्णों का सरलीकरण किया गया, जैसे श्रावण है,
है सावन, भाद्र, भादो, चंद्र, चंद, श्रृंगार, सिंगार, कृष्ण, कान्ह बन गया। इस प्रकार से ये थी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।